हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल अनफोल्ड बायोलॉजी विद अभिषेक आर्यन। और आज जैसे कि आपको पता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर अपना चल रहा है और इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है लेक्चर का दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने इसमें बॉडी फ्लूइड में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। बॉडी फ्लूइड अपना कंप्लीट है। सर्कुलेशन अपन पढ़ रहे थे, तो सर्कुलेशन में हमने क्या था, वेरियस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें कुछ लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, जिसके अंदर क्या क्या था। कोरोनरी सर्कुलेशन था। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन था। और फिर पोर्टल सिस्टम था कुछ। ठीक है, तीन तरीके के हमने पोर्टल सिस्टम्स पढ़े थे। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पोर्टल वाले में क्या क्या पढ़ा था। पोर्टल वाले में आपको याद हो कि अगर जो बीच वाला जो ऑर्गन होता है उसके हिसाब से हम नाम नाम रखते हैं। ठीक है, जिसमें से कोई भी ऑर्गन है अपना। ठीक है, मान लो कोई ऑर्गन है, यहाँ से कहाँ जा रहा था, जाना चाहिए था डायरेक्ट वेन के अंदर, लेकिन ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्ट वेन के अंदर ना जा करके पहले कहाँ जाता है, किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, फिर वहाँ से वेन में जाता है। तो ये बाईपास वाली सिस्टम थी अपने पास। तो यहाँ हमने तीन तरीके के पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने डिटेल स्टडी करी थी किसके बारे में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर बीच में क्या आ जाता था, लीवर आ जाता था। ठीक है, तो इतना सब कुछ क्लियर है आपको। तो कोरोनरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन हो गया, पोर्टल सर्कुलेशन हो गया। एंड देन हमने क्या पढ़ा था, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़े थे। ठीक है, तो इतना क्लियर है सब कुछ। एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स भी हमने पढ़ लिया। तो एवरीथिंग यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपना इस चैप्टर का, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है सो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें जितनी हमने पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो एक बार हम एनसीईआरटी खोलते हैं अपना और उसकी रीडिंग लगा लेते हैं यार, नहीं तो फिर वो रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से ना एक अलग फेज स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो एक बार हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जहाँ बहुत सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो एक बार हम एनसीईआरटी खोल रहे हैं। देख लो आप इसमें एनसीईआरटी की हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, और जो नए टॉपिक्स हमने पढ़े हैं नोट्स में, ठीक है, लेक्चर के अंदर, उसको एनसीईआरटी से रीडिंग भी तो लगानी है। अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, सबको पता है ना। पहले क्लास में लेक्चर लेते हैं, साथ के साथ नोट्स बनवाते हैं, और एनसीईआरटी की कंप्लीट रीडिंग कराई जाती है यहाँ। तो कुछ भी चीज़ छूटने वाला नहीं है भाई, सब कुछ कंप्लीट होगा। यहाँ देखो आप, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, ये देखो मैं टिक लगाता चलता हूँ, जो जो हो गया ये हो गया। अरे यार, ये हो गया, ये हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हमने पढ़े। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना भाई, ये डायग्राम, इससे सवाल आ जाता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है आपको पता है ना, मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। ये सब डेटा याद रखना। 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या होता था, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते थे। ठीक है, और देखो ल्यूकोसाइट्स 6,000 से 8,000, ये याद रखना। एरिथ्रोसाइट ये 5 to 5.5 मिलियंस। ठीक है, और ये 12 से 16 ग्राम जो है हेमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो हर चीज़ क्लास के अंदर समझा दिया गया, आप बराबर रिवीजन करते रहो। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी की एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दी गई है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चंस गलत होंगे। हाँ, तो रिवीजन आपको प्रॉपरली करते रहना है। ब्लड ग्रुपिंग भी हमने सब कुछ पढ़ लिया था। ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आरएच ग्रुपिंग था, और कौन सा था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया, कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी हो गया, लिम्फ भी हो गया अपना। अब देखो सर्कुलेटरी पाथवे अपने को
पढ़नी है, वहाँ से थोड़ा फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसको तो अभी बाकी है, ये सारा सारा कुछ अभी बाकी है, पढ़ाना ही बाकी है। ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ाना बाकी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। देखो ये डबल सर्कुलेशन हो गया अपना भाई, डबल सर्कुलेशन। और ये एनाटॉमी ऑफ द ब्लड वेसल्स है, ये वाला पार्ट क्या है, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो इसको हम रीडिंग लगा लेंगे, ये हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी है, ऐसे टॉपिक करके हो गया। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन ये भी हमको पढ़नी है, ये भी ये भी हो गया है, एक बार देख लेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, बाकी सब चीज़ पढ़ाना बाकी है। तो अभी हम रीडिंग लगाने वाले हैं डबल सर्कुलेशन, एक ये हो गया। मैं देख लेता हूँ पीछे और कुछ है क्या ऐसा। हम्म, एक बार ये देख लेते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे और डबल सर्कुलेशन वहाँ। चलो यहाँ से रीडिंग लगाना शुरू करेंगे हम लोग। सर्कुलेटरी पाथवे सबकी ध्यान होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये देखो सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लोज। ओपन के लिए भाई हमने ट्रिक दी थी, हेमा, हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा। ओपन के लिए क्या थी ट्रिक, हेमा। बाकी सारे क्लोज थे, हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलुस्का एंड सम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। हाँ देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा था, देखो मोलुस्का था, देखो ये मोलुस्का है। In which blood pumped by the heart passes through large vessels into open space in open space और body cavities called sinus। ये चीज बताई गई थी ना, कैसे कैसे होता है। इसके अंदर कोई प्रॉपर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते। हाँ, प्रॉपर इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है एक्चुअली। जो और इसको ऐसे समझ लो कि पढ़ा तो सब कुछ दिया गया, दोबारा इतना एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं, बट अभी ठीक है देख लेते हैं। ओपन वाले में क्या हो रहा था अपने पास, ठीक है, ये जो है ना कंप्लीटली उसके सेल्स जो है ब्लड के साथ एक्सपोज हो जा रहे थे। जैसे कि यहाँ ब्लड बह रही है, ठीक है, ब्लड बह रही है, तो यहाँ ये ऑर्गन है, यहाँ ये ऑर्गन है, यहाँ ये ऑर्गन है, यहाँ ऑर्गन है। तो कंप्लीट जो है ब्लड जो फ्लूइड है ना, ये किसी वेसल्स के अंदर नहीं फ्लो कर रहा था, ये कंप्लीट जो है सो इसके अंदर ड्रेन हो रहा था। तो इस तरीके की सिस्टम थी। तो इसमें जो है सो बॉडी कैविटीज़ बन जाती है। ठीक है, बॉडी कैविटीज़ बन जाती है जहाँ पूरे ब्लड आकर के मिलते हैं, और वहाँ पे सारे ब्लड की जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सब डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं। तो दैट इज साइनस, एक स्पेस होता है जिसके अंदर ब्लड जो है सो आकर के गिरता है, दैट इज साइनस। बॉडी कैविटीज़ कह लो, ओपन स्पेस कह लो। ठीक है, और इसी को हमने टर्म दे दिया साइनस। तो ये आप एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम एग्जैक्ट याद रखेंगे, राइट। सो एनालिटा एंड कॉर्डेटा हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनालिटा और कॉर्डेटा देखो इस ओपन वाले में नहीं आता ना, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और क्लोज का तो आपको पता ही है, क्लोज तो सारा कुछ हम लोग पढ़ ही रहे थे, कैसे कैसे ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी करती है, ब्लड ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी करती है। और जिस किसी भी ऑर्गन के पास पहुंचना होगा तो वो कैपिलरी के फॉर्म में एक एक टिश्यू एक एक सेल के पास जाता है, इतना भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी हो रही है तो इस कैपिलरीज को क्या बोलते थे, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है तो किससे कैरी होगी, आर्टरी से कैरी होगी। एंड दैट आर्टरी की जो फाइन ब्रांचेज होती हैं उसको आर्टरियोल्स कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जो है सो कहाँ से फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू एक एक ऑर्गन के पास पहुंच रहा है। ठीक है, इसमें जो हमारा कोई भी ऑर्गन है वो डायरेक्ट ब्लड के एक्सपोज नहीं हो जाता। इसके लिए हमने क्या लिखा था, एक ने ओपन के लिए हमने लिखा था ऑर्गन्स बाथ इनटू द, है ना, ऑर्गन्स बाथ इनटू द directly bath into the blood, directly bath into the blood। ठीक है, ये completely exposed होते हैं यहाँ पे ब्लड। आगे देखिए क्या है, एनालिडा और एनालिडा एंड कोडेटा यहाँ लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी की लाइन है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है आपको।
एनालिटा एंड कोर्डेटा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर नोट्स में ये चीज़ें अलग से नहीं लिखी हैं तो आप उसमें लिख लेना यार। एनालिटा एंड कोर्डेटा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आ तो इसमें सब कुछ गया ही। ठीक है, आप देखो हेमी, इसके अलावा जो भी है ना सबके अंदर क्लोज्ड है। तो ऐसे फिर यहाँ एनसीईआरटी में ना एनालिटा और कोर्डेटा का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए आपको, हाँ, तो क्या लगाओगे? एनालिटा आ जाएगा, एप्स आ जाएगा। एप्स किस में आता है? कोर्डेटा के अंदर आ जाता है। फिर क्या कहते हैं, सिफेलोकोर्डेटा होते हैं, यूरोकोर्डेटा होते हैं, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है ना। तो बस इतने से काम चलने वाला है नहीं कि एनालिटा और कोर्डेटा कह दिया। जस्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये फैक्ट कभी भी असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू अ क्लोज नेटवर्क। मैंने अभी क्या कहा? क्लोज नेटवर्क में फ्लो करता है कि नहीं? इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज थ्रू closed network of the blood vessels। ठीक है, this pattern is considered to be more advantageous as the flow of blood can be more precisely regulated, है ना। तो ये कंप्लीट जो है सो अपना पाथवे बना के चलती है, और ये क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर बहती है। कुछ भी चीज़ ऐसे एक्सपोज नहीं होती है। ये बहुत ही रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड वे में अपना चल रहा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ऑल वर्टेब्रेट्स पोसेस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ऑल वर्टेब्रेट्स पोजेज मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ये जो है ना ऑल वर्टेब्रेट्स के अंदर हम आ गए हैं। ठीक है, तो वर्टेब्रेट्स कहाँ से शुरू हो जाता है? हेमिकोर्डेटा के बाद से अपना वर्टेब्रेट शुरू हो जाता है। उसके अंदर यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट, ठीक है, उसके बाद फिशिस के अंदर फिर टेट्रापोडा होते हैं, फिर और भी चीज़ें होती हैं। पूरा वर्टेब्रेटा का जो है ना क्लासिफिकेशन उसमें दी हुई है। अभी कुछ कहने का, पढ़ाने का मतलब, समझाने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपने एनिमल किंगडम वो नहीं पढ़ी है। तो अभी आप ये समझो कि वर्टेब्रेट्स दैट हैव द दैट हैव अ वर्टेब्रा, हाँ, वर्टेब्रल कॉलम या फिर वर्टेब्रा जिसके अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। तो इसके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होंगे, दैट्स क्लियर। फिश के पास कितने चैम्बर्ड होते हैं? मैंने बताया था 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, है ना, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, मैंने लिखा हुआ है। क्रोकोडाइल के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। बट बाकी जो एम्फीबियंस हैं एंड रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग्स आ गए, रेप्टाइल्स के अंदर आपके स्नेक आ गए, लेजर्ड्स आ गए। ठीक है, और इसी रेप्टाइल्स के एक्सेप्शन कौन से थे? क्रोकोडाइल्स थे। और एम्पी और सॉरी फिश की भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज वेल। तो वेल और क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो वेल आ गया फिश में, क्रोकोडाइल आ गया रेप्टाइल्स में। बाकी इधर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, whereas the crocodile, birds and mammals possess a 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricle। अब देखो बर्ड्स एंड मैमल्स कहाँ आ गए? वो सारे बर्ड्स आ जाते हैं एव्स के अंदर, एंड मैमल्स ऑफ कोर्स जो हम लोग हैं, जो जितने भी, that the animals which give birth to their young ones, not lay eggs, okay, that is mammals। तो मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएंगे एंड 2, जिसमें कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और इसमें डबल सर्कुलेशन चल रहा होता है। ये सब भी सब कुछ बताया गया है, बस आप नोट्स पढ़ लेना। इसमें मैं ये एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी चीज़ अपना छूटा ना हो। मैं भी देख रहा हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। लेक्चर थोड़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े बड़े हो जाएंगे। एकदम फाउंडेशन कोर्स के लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, अगर चूंकि होता है ना, इतना स्लो कौन पढ़े जब नीट ड्रॉपर्स होते हो आप। थोड़ा सा मन में ये ख्याल आता है मेरे को तो सब आता ही है, बस एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली। तो एक्चुअली सब लैक तो लोग वहाँ भी करते हैं, ड्रॉप ईयर्स में भी करते हैं। बट द बेस्ट टाइम अगर होता है किसी भी चीज़ को पहली बार समझने का, पढ़ने का, तो वो होता है फाउंडेशन में, जब आप 11th में नए नए गए होते हो। ठीक है, या फिर आपकी 11th-12th की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप पहली बार ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे होते हो। तो एकदम अच्छे से पढ़ो। जिसको कुछ भी नहीं आता, जो एकदम बेसिक से पढ़ रहा हो, या फिर जिसको थोड़ा बहुत पता हो वो भी पढ़ सकते हैं, और जिसको बहुत कुछ आता है तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दे और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाए। जो आपके पास पुराने नोट्स हैं आप उनको रिवीजन करते रहें साथ के साथ। ठीक है, तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी आपके लिए। देखते हैं, इन फिशेज द हार्ट pump out deoxygenated blood with which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts where the deoxygenated blood is returned to the heart single circulation। मैंने क्या बताया था?
है ना। देखो फिशेस की कहानी आपको याद हो ना, ये यार ये तो मेरे को ना अभी टाइम वेस्ट लग रहा है इतना सब कुछ दोबारा से एक्सप्लेन करना, सब कुछ बता दिया गया था। ठीक है, तो बस रफली आप देख लो 3 चैम्बर्ड वाले में क्या हाल होता है उसका। सॉरी, ये फिश की बात करा ना, फिश की। इन फिश द हार्ट पम्प्स आउट, हाँ तो फिश के अंदर तो टू था, तो 2 चैम्बर्ड देख लो, 2 चैम्बर्ड कहाँ, फिश के अंदर। फिश के अंदर क्या चल रही है कहानी, एक तो गिल्स है, एक बॉडी ऑर्गन है, दूसरा क्या है, हार्ट है। ठीक है। हम्म, तो गिल्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगी कहाँ, हार्ट के अंदर। हार्ट में एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड इसमें, और यहाँ से आकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, बॉडी पार्ट्स में। एंड देन बॉडी पर ये कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी पार्ट से कौन सी ब्लड जाएगी, गिल्स के पास, दैट इज गिल्स। गिल्स बॉडी पार्ट ने अपना सारा ऑक्सीजन को यूज करके CO2 निकाला, ब्लड में घुल के ये हो गया डीऑक्सी, डी ब्लड में घुल के क्या हो जाएगा ये, ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो बॉडी पार्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स को भेज देता है, राइट। और ये गिल्स जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को देता है, दिस इज हार्ट। हार्ट के ये 2 चैम्बर, एट्रिकल एंड वेंट्रिकल। यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को, हार्ट ने पंप करा और पूरी बॉडी को पहुंचा दिया। ठीक है, एंड दिस बॉडी पार्ट, दिस बॉडी टिश्यू जो है ऑक्सीजन को यूज करके फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए हमने डी लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ जा करके फिर से प्योरीफाई हो जाता है, राइट। तो ये था अपना डबल सर्कुलेशन। अब मैं हर एक चीज़ क्लियरली अभी अभी नहीं समझाने वाला हूँ, जस्ट आप देख लो। ठीक है, सब कुछ बता दिया गया है। बर्ड्स एंड मैमल्स पोज, हाँ ठीक है, ये देखो, and this is the heart pump out deoxygenated blood, heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart. ये क्या है, in phases the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where क्या तो कुछ और रहा है यार। इसके कहने के हिसाब से हार्ट पंप्स आउट डिओक्सिनेटेड ब्लड, हार्ट ही भेजेगा कहाँ, गिल्स के पास, बट इसके पास चैम्बर तो एक ही है, मतलब 2 ही है। ये अगर गिल्स को भेज दिया, ये डिओक्सिनेटेड ब्लड भेज दिया, और फिर गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से डिओक्सिनेटेड ब्लड कहाँ, and supply to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart। अच्छा ऐसा है क्या, बॉडी पार्ट्स को कौन देगा, गिल्स देगा क्या। In fishes the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts। यार NCERT की चीज़ें ही आप याद रखना, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक्स करे हो, जहाँ जैसे मैंने पढ़ा था उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास तो यही डेटा थी यार। अगर NCERT जैसे लिख रही है, अगर ऐसा होता है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअल एरर है ये। ठीक है, फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट दिक्कत ये है ना, ये कहाँ से ले जाएगा, कहाँ से फिर वापस लाएगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये कह रहा है ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ये दे देगा किसको,
ये दे देगा गिल्स को, ठीक है। दिस इज हार्ट, दिस इज गिल्स, और ये गिल्स कह रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दे दो तुम बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। ये था डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये इसमें आ गए। हम थोड़ा उल्टा पढ़ रहे थे यार, ठीक है, सॉरी यार। ठीक है, मुझे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा ही था अलग से, अलग तरीके से, ठीक है। तो अभी हम एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, को 20 मिनट हो गया, यही बड़ा दिक्कत है, टाइम बहुत फास्ट हो यार। ये याद रखना, आप हार्ट के पास बॉडी से शुरू करते हैं, बॉडी के पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना ही था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो हार्ट को देती है। हार्ट क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एज इट इज़ वो कहाँ पहुँचा देता है, गिल्स के पास पहुँचा देता है, एंड देन गिल्स से फिर से प्यूरिफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास जा रही होती है, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, पहले हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजनेटेड, हार्ट ने बॉडी को दिया, बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो गिल्स को दिया, और गिल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दिया, ऐसा पढ़ रहे थे क्या? नहीं यार, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, इसी को ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं क्या। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन। हाँ यार, ये याद रखना एकदम, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, गिल्स, लंग्स एंड स्किन, ठीक है। जब आप उसकी बात करते हो ना, एम्फीबियंस की बात करते हो, तो उसके पास जो गैसियस एक्सचेंज के लिए 3 ऑर्गन्स जिम्मेदार होते हैं, स्किन, लंग्स एंड गिल्स। जब आप फ्रॉग पढ़ोगे ना सॉरी, आपके सिलेबस का पार्ट है फ्रॉग। So when you study frog, you can see there are 3 habitats where frog generally found, and in 3 life stages. 3 habits is marine, if I'm not wrong, that is not marine actually, marine नहीं होता वो, वाटर कह लो, ठीक है। एक तो वाटर, एक लैंड, और एक होता है ना मॉइस्ट वाटर होता है, ठीक है। 3 जगह होते हैं ऐसे जनरली, जो उसकी हैबिटेट का आप देखते हो ना, तो फ्रॉग्स की 3 जगह बताई जाती है। तो उसमें जहाँ मॉइस्ट प्लेसेस होता है ना, वहाँ आई थिंक स्किन से होती है। फिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ लैंड पे तो मैं कंफर्म हूँ लंग्स से होती है, ठीक है, तो लंग्स लिखा है। स्किन से भी होती है, स्किन से होती है आई थिंक मॉइस्ट प्लेस के अंदर, और जब वाटर में होता है तो वो गिल्स से होता है, ठीक है। 3 जगह पाए जाते हैं मॉइस्ट, अरे यार, मॉइस्ट मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ डंप सा होता है ना वो, मतलब दलदल इलाका होता है, मॉइस्ट प्लेसेस, और लैंड और वाटर। तो वाटर में तो क्लियर है आपको गिल्स से, क्योंकि फिश कहाँ से करती हैं, गिल्स से। लैंड के ऊपर आ गया तो लंग्स से, ठीक है। और मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर जो होती है ना, वो स्किन से करते हैं वो, ठीक है। और एक और भी इसमें, जैसे कि हैबिटेट बेसिस पे हमने डिफ्रेंसिएशन देखे हैं इसके, लंग्स होते हैं कहीं, गिल्स होते हैं कहीं, स्किन होते हैं, तो वैसे ही कुछ लार्वा में कुछ अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है, और एडल्ट में कुछ अलग कंडीशन होता है, तो उस बेसिस पे होता है। तो अगर मोटा मोटा बात यह है कि किसी भी एम्फीबियंस के अंदर ना 3 तरीके से गैसेस एक्सचेंज करने के मीडियम होते हैं, दैट इज गिल्स, स्किन एंड लंग्स, राइट। तो जहाँ से भी हो, मतलब उस जो भी प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेटेड से में कन्वर्ट करने के लिए जो भी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका क्या काम है वो देखते हैं। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन, wherever, and the right atrium gets the deoxygenated blood from अदर बॉडी पार्ट्स। एक मिनट, इसकी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट हम क्लियर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वन शॉट के चक्कर में ना पड़े, जहाँ भी पढ़ रहे हो एक बार बहुत दबा के बहुत अच्छे से पढ़ो,
एकदम कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़े बहुत एनसीईआरटी के दाएं बाएं भी कंटेंट जाती है, ऑफ कोर्स जाती है। देख रहे हो आप, एक लाइन के अंदर कितनी बातें यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई। अब इसको बस ऐसे रखोगे तो बस वो याद रखने वाला, और इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में याद रखोगे ना तो वो विजुअलाइज हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यही एक खास बात होती है टीचिंग की, कि कौन आपको कितने अच्छे से इसको खोल के पढ़ा रहा है। ठीक है, देखें आप क्या लिखा है। हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की, जहाँ 3 चैम्बर्ड होते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड, तो पहले तो इसमें 2 एट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल होगी। मैंने इसमें बताया था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, जहाँ की मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। तो देखो मैंने ले लिया ये 2 एट्रियम ले लिया, 1 वेंट्रिकल ले लिया, तो ये क्या हो गया अपने पास, हार्ट हो गया। दिस वन इज अ राइट एट्रियम, दिस वन इज अ लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज अ वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल। सिंगल वेंट्रिकल होते हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, सिंगल वेंट्रिकल्स होता है। तो ये कह क्या रहा है, देखो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स। तो यहाँ मान लिया हमने क्या है, गिल्स या फिर लंग्स, ठीक है, या फिर स्किन, चलो जो भी हो। ठीक है, तो ये प्यूरिफाइंग ऑर्गन है ना, यही तो अपना जैसे कि हमारे अंदर क्या लंग्स है ना, तो जो काम क्या कर रहा था, डिऑक्सीनेटर को ऑक्सीनेटर में कन्वर्ट कर रहा था। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, देखो अपने जैसा ही काम है यहाँ भी अभी तक। फिर क्या कह रहा है, राइट एट्रियम गेट्स डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, ये हमें सही पढ़ा था आई थिंक। राइट एट्रियम यार कहाँ से लेती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है कहाँ से, अपनी बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम जो है सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हुई जाती है, कहाँ ला के गिराती है, राइट एट्रियम के अंदर। एंड ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स में पहुंचा कहाँ से, बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा अपना वेंट्रिकल से। ठीक है, ये देखो तो कुछ इस तरीके का अपना पाथवे है यार। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़। देखो वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट से ही आप कभी भी सर्कुलेशन पैटर्न बॉडी पार्ट से शुरू करो, बॉडी पार्ट से जो निकलती है दैट इज ऑब्वियसली डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हाँ, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ गया राइट एट्रियम के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो कहाँ, लंग्स से लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया। अब देखो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों है। ठीक है, और यहाँ वेंट्रिकल दो तो अलग अलग नहीं है ना, अब दोनों ही जो है अपने ब्लड इसके अंदर डालेंगे, वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गई। हाँ, और मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गई, और ये वही ब्लड जो है से कहाँ चली जाती है, बॉडी पार्ट्स के पास चली जाती है। तो बस इतना ही कहना है इसका। ठीक है, आप देख लेना एनसीईआरटी, मतलब देख ही रहे हो। ये सब ध्यान रखना, बस जैसे जैसे कह रहा है उसे उसे समझते चलो। लेफ्ट एट्रियम कहाँ से रिसीव करता है ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम, यहाँ से। देन राइट एट्रियम gets deoxygenated blood from other body parts. ठीक है, however they get mixed up in single ventricle which pump out mixed blood, incomplete double circulation। देख रहे हो ये कौन सी ब्लड है, इसको लिखेंगे आप मिक्स्ड ब्लड, दिस वन इज अ मिक्स्ड ब्लड। In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria especially pass on to the ventricle of the same side। अब ये मैं नहीं बताने वाला इस टाइम पे, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात हो रही है जो हमारे अंदर होती है। ठीक है, यहाँ तो आपको पता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से बॉडी में, बॉडी पार्ट्स के अंदर, और यहाँ से फिर सॉरी ये तो यहाँ आएगा, और ये वाली लाइन जो है ना इसको थोड़ा गलत बना दिया था, ये यहाँ से ऐसे, ये लंग्स, ये हार्ट, और ये बॉडी पार्ट। तो ऐसी चल रही थी अपनी, देख लेना आप, सब कुछ करा दिया गया, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये देखो वेंट्रिकल पंप इट
or without any mixing, that is two separate circulatory pathway are presented in these organs. ठीक है, ये बात किसकी कर रहा है, ये बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये वर्टेब्रेट्स की बात कर रहा है। वर्टेब्रेट्स ही नहीं बोलेंगे, वर्टेब्रेट्स के अंदर खैर फिशेस वगैरह भी आ गए, बट बर्ड्स, मैमल्स के अंदर ये चीज़ें हो रही होती है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा कि फ्लो चैम्बर हेड या फिर डबल सर्कुलेशन, इसको क्या कहते हैं हम, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको। चलो, तो ये काम अपना हो गया। ठीक है, हमारे अंदर कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती, सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे है, ऑक्सीनेटेड है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सॉरी ये कह रहे थे ना अपन यार, ये क्या, ये इसके लिए लिखा है भाई, इसके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतने वाले पार्ट क्या थे, डीऑक्सीनेटेड थे। और ये वाला पार्ट जो था वो कैसा था, ऑक्सीनेटेड ब्लड था। तो अब देख रहे हो यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, यही हमारे अंदर एडवांटेज है। ठीक है, इसीलिए हम मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ह्यूमन सब कुछ इसमें सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड मशीनरीज हमारे बॉडी के अंदर है। दैट्स वाई ह्यूमन या फिर मैमल्स बोल लो आप, वो सबसे ज़्यादा ही एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है पूरी वर्ल्ड में, पूरी धरती पे। ठीक है, जितना भी क्रिएचर्स। तो ये चलो, ये पार्ट हो गया अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आज पढ़ना ही है। तो इसको भी रहने देते हैं। बाकी एक और था ना टॉपिक, वो देख लो एनसीईआरटी से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक साइकिल पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था जो अपना, हाँ ये देखो डबल सर्कुलेशन। पहले तो ये ब्लड एनाटॉमी दे रखा है इसमें, पहले वाले पोर्शन में, पहले पैराग्राफ में देखो, ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट 3 लेयर्स, मैंने बताया था 3 लेयर, इंटीमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना। ठीक, अब इसमें देखो क्या क्या लिखा है, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम, एंडोथेलियम वर्ड आ गया मतलब ट्यूनिका इंटिमा, और ट्यूनिका इंटिमा अगर सिंगल है वो किस में हो जाएगी, कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज के अंदर क्या मीडिया और एक्सटर्ना होता था क्या, नहीं होता था। वेन के अंदर, आर्टरीज के अंदर मीडिया, एक्सटर्ना, इंटरना तीनों हो जाएंगे। ठीक है, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर वे में हमने पढ़ाया था, डिफ्रेंशिएट करके आर्टरीज को भी और वेन को भी, कौन सी चीज़ें कहाँ कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है, हर एक चीज़ बताया गया था। तो खैर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये दिख रहा है कि ट्यूनिका इंटिमा वाला जो पोर्शन होता है वो कैसे होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वामस एंडोथेलियम होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, दैट इज एंडोथेलियम। ठीक है, एंडोथेलियम कहाँ बोलते हैं, जब किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर आप जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, ठीक है, उसको अगर लाइन कर रहे हो तो दैट टिश्यू is known as endothelium. Okay, so a middle layer of a smooth muscles और एंड इलास्टिक फाइबर, ये याद रखना, इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल्स आपको जहाँ भी मैंने समझाया था उस दिन, मिडिल लेयर आपको जहाँ भी दिखे, एक मैंने रेफरेंस भी दिया था किसका, एक मैंने रेफरेंस दिया था यूट्रस का। यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और क्या था, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो नहीं था, पेरीमेट्रियम, हाँ पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जहाँ भी मिडिल लेयर होते हैं ना, वो जनरली क्या देखा गया है, स्मूथ मसल से बने होते हैं, एंड द फाइबर इज इलास्टिक फाइबर। ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलाजन फाइबर। ठीक है, और ये देखो ट्यूनिका मीडिया जो है, तो हो गया ना, हाँ, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विथ कोलाजन फाइबर। तो इसको आप ऐसे भी लिख ही लो यार, जितनी बार लिखोगे पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, खिचड़ी से अच्छा है एक बार मैं लिख ही दूँ, इंटिमा, मीडिया, एक्सटर्ना, इंटिमा। ठीक है, देखो
इंटीमा के अंदर कौन से थे? स्क्वैमस, और इसमें एंडोथेलियम था भाई, एंडोथेलियम। मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स थे, एंड उस फाइबर को क्या कहता था? इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। एक्सटर्ना के अंदर देखो क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, एंड ये फाइबर इसमें कौन से? कोलेजन फाइबर, ठीक है। चलो क्लियर है ना यहाँ तक? सब कुछ पढ़ रखा हूँ। टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन, ठीक है। देखो मीडिया अगर जिसका थिन हो जाए उसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। बीच वाला लेयर अगर जिसका थिन हो जाता था उसका ल्यूमेन जो है सो क्या हो जाता था? वाइड हो जाता था। तो आपको पता है वेन के अंदर जो है सो ल्यूमेन वाइड होता था, ठीक है। तो टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन, तो ये जो थिन हो जाएगी टूनिका मीडिया, अगर थिन हो गई तो ल्यूमेन इसकी बड़ी हो जाएगी। तो ये कहाँ पाया जाता था? वेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो बस एक ही पॉइंट दिया हुआ, मैंने कितने सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। वैल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ बताया मैंने। कितने सारे डिफरेंसेशन बताए हैं वेन्स और आर्टरीज के अंदर, ठीक है। एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, sorry, as mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enter the pulmonary artery, whereas the लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द आउटर। सब पढ़ने की बात है क्या? सब कुछ तो कितने अच्छे से कर रखा है, क्या देखना है? The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery passes to the lungs, from where oxygenated blood is carried pass to the lungs, with oxygenated blood is carried by the pulmonary veins to the left atrium. The pathway constitute the pulmonary circulation. The oxygen blood entering the aorta is carried by the network of arteries, arterioles, capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is connected to the system of venules, veins and vena cava, emptied into the right atrium, ठीक है। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक और पल्मोनरी ये सिखाएगा क्या मुझे? बताओ, एनसीईआरटी सिखाएगी हमें सिस्टमिक और पल्मोनरी? हमें धुआं धुआं कर दिया इसका। सब कुछ कितने अच्छे से पढ़ रखा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन भी पढ़ा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी पढ़ा है। तो ये हमें क्या बता रहा है? बताओ, कुछ नई चीज़ है क्या इसमें? किसी को कुछ लग रहा है डाउट? सब कुछ बता रखा है भाई, है ना। जहाँ डबल सर्कुलेशन पढ़ाया गया है वहाँ देखो जा करके, सब कुछ बता रखा है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। फालतू का टाइम वेस्ट है। देखो एनसीईआरटी रीडिंग कराने का मतलब ये होता है कि आपको एक रीडिंग की हैबिट भी होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि आप एनसीईआरटी पढ़ना सीखो, किससे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कहाँ कौन सी चीज़ें अंडरलाइन करी, वो चीज़ आप सीखते चलो साथ के साथ, ठीक है। कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना। और आपको दिख रहा होगा यहाँ जितनी भी पार्ट हमने पढ़ी हैं, कुछ भी था क्या ऐसा जो अपने नोट्स के अंदर नहीं था? तो ओवरऑल आप कहीं भी फंसो, नोट्स पे आके गिरोगे। कोई भी दिक्कत हो आप देखो नोट्स के अंदर, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो टेस्ट के क्वेश्चंस हो, चाहे वो सॉरी कहीं भी कोई डॉट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नए क्वेश्चंस आ गए, कुछ भी ऑप्शंस अलग है, तो ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ एनसीईआरटी के अंदर मिल जाए, सॉरी अपने नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी जस्ट एक प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। देख लो भाई कहीं कुछ रह तो नहीं गया, इसलिए एनसीईआरटी लगानी जरूरी होती है। और एक बार जब आपको नोट्स सारी चीज़ें ध्यान हो जाती है तो एनसीईआरटी फटफट पढ़ते हो, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ओके, सो में बस नंबर लाना है यार, कहाँ से भी पढ़ो, ठीक है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स O2 अदर सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2, सब कुछ बता रखा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, O2 प्रोवाइड करती है। कौन? आर्टरीज ना, आर्टरीज। आर्टरीज कौन? ये सब देता है ना, न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है तो ऑक्सीजन भी देता है, किसको? टिश्यू को। और यहाँ से ले क्या जाता है? CO2। यही तो लिखा है, कुछ और है क्या इसमें? हार्मफुल सब्सटेंस एंड CO2 अवे फॉर एलिमिनेशन। देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन का यही तो काम था।
A unique vascular connection exists between digestion tract and liver called hepatic portal system. देखो आ गया hepatic portal system जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। क्या लिखा है? यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो कौन सी चीजें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है। आगे के लाइन में आपको मिल जाएगी। द हेपेटिक पोर्टल व्हेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। याद है क्या हो रहा था? आर्टरीज आई कहाँ? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से कहाँ गई? लीवर के अंदर। लीवर से कहाँ? वेन के अंदर। वेन के अंदर गई। ठीक है, ये क्या था? इंटेस्टाइन। ये क्या? लीवर। ये क्या? वेन। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, हेपेटिक पोर्टल। हाँ, अब इन दोनों के बीच में the hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. This is the hepatic portal vein यार, है ना? कोई ऐसा ना करे कि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने आ जाए। यहाँ मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ भाई। अगर इसको पढ़ाना मान लो फिर तो मैं जीरो हूँ, फिर तो मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो सब कुछ जो नया स्टूडेंट है, मान लो अचानक से इसी वीडियो पे आके कूद पड़े, उसको लगेगा यार ये क्या पढ़ा रहा है बंदा, है ना? ऐसा नहीं है, सब कुछ अर्लियर क्लासेस में डिस्कस हो चुकी है और बहुत ही डिटेल हो गई है। और फिर भी देखो मैं एनसीईआरटी रीडिंग कराने में 41 मिनट हो गए अभी तक, बताओ। Hepatic portal veins carries blood from intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation. Clear है ना ये चीज? A special coronary system of the blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculation. ठीक है, यहाँ एक कोरोनरी साइनस वर्ड आता था, एक कोरोनरी वेन वर्ड आता था, तो ये सब चीज ध्यान रखना। क्या हो रही थी? हार्ट के मसल्स को भी तो चाहिए सब कुछ जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को आप दे रहे हो भाई। हार्ट के अंदर ब्लड पंप किया, हार्ट ने ब्लड पंप करा और पूरे बॉडी ऑर्गन्स को दिया, बट क्या वो अपने मसल्स का ख्याल नहीं रखेगा? जिस मसल्स की वजह से आज वो इतना कूद रहा है, 24 घंटे वो दिल धड़क रहा है। ठीक है, अगर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगी तो फिर दिल धड़केगा कैसे? फिर मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की ख्याल कैसे रखूंगा, उसको मैं ब्लड कैसे पहुंचाऊंगा? ठीक है, तो मेरे अपनी बॉडी को भी तो चाहिए ना सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन। तो हमारे लिए भी तो कुछ जुगाड़ करो, हमारे लिए भी तो कुछ व्यवस्था रखो। ठीक है, तो यही एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम, जो कि आप कह रहे थे कि ब्लड जो है सो वेंट्रिकल से कहाँ? अरोटा के थ्रू बॉडी। ये क्या था? ऑर्टा था, वेंट्रिकल्स था। ये क्या है, कितना मैं बनाऊं यार। ये था ना लेफ्ट वाला, एट्रियम वेंट्रिकल, यहाँ से ऑर्टा लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स को दे रही थी। तो दैट बॉडी पार्ट्स की जगह पे मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या रख देना है? हार्ट के टिश्यूज रख देना, या फिर हार्ट के मसल्स रख दो। ठीक है, दैट इज हार्ट मसल्स। ठीक है, तो ये लेके क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको देगा? कोरोनरी वेन को देगा, कोरोनरी वेन को देगा, एंड देन कोरोनरी साइनस के थ्रू चला जाएगा कहाँ? राइट एट्रियम में गाइस, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यही तो था अपना कौन सा? कोरोनरी सिस्टम। हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, स्पेशल टाइप ऑफ द सर्कुलेशन में पोर्टल सिस्टम पढ़ा, कोरोनरी सिस्टम पढ़ा, ये सब तो हम देख चुके हैं ना। हेपेटिक्स, हाँ हेपेटिक वाला देख ही लिया। पोर्टल सिस्टम कितने पढ़ाए थे? मैंने 3 पढ़ाए थे, है ना? एक तो हेपेटिक, दूसरा हाइपोफाइजियम जिसमें बीच में कौन आता था? पिट्यूटरी, और तीसरा सॉरी किडनी वाला पढ़ा था, दैट इज व्हाट? रीनल। रीनल कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच के अंदर। देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? देख लो डायग्राम को। ये हार्ट है, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे करके पूरे डोर्सल अरोटा। ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स के अंदर गई, बॉडी पार्ट से क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो वेना केवा के द्वारा, वेना केवा के द्वारा कहाँ पहुंच जाती है? राइट एट्रियम में पहुंच जाती है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम से कहाँ गिरेगी? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक जो है, ये देखो ऐसे इस तरह इधर से जा रहा है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स के पास गया। भैया हमारे पास CO2 है, CO2 लोगे क्या? ऑक्सीजन दोगे क्या? ठीक है, तो लंग्स का तो काम ही है CO2 को लो, ऑक्सीजन को दो। और ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से लेके आता है? ये
हम जो सांस लेते वो ऑक्सीजन लेके आया था, तो ये उसने कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दिया और जो ऑक्सीजन लेके आया था वो इस ब्लड में मिला दिया। तो ये पल्मोनरी वेन लेके आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर ये सब सिस्टम चल रहा होता है। यहाँ 2 लेवल पर चल रहे होते। ये जो पार्ट इस पे जो मैं अभी रब कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट, दिस इज दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, systemic circulation, systemic circulation, systemic circulation, systemic circulation, ठीक है, that is systemic circulation। और ध्यान देना, and this is what, 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 this is pulmonary pulmonary circulation। क्लियर है? ठीक है, ये देखो आप, ये देखो, इसी की मैं बात कर रहा था, एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है। यहाँ देखो आप, स्मूथ मसल्स जो है ना, ये मोटी है। स्मूथ मसल्स कौन सी, ट्यूनिका मीडिया, ये वाली जो स्मूथ मसल्स है, दैट इज व्हाट, इसका ट्यूनिका मीडिया का, है ना। अब देखो ट्यूनिका मीडिया यहाँ मोटी है, और यहाँ देखो स्मूथ मसल्स कैसी पतली है। यहाँ मोटी हो जाएगी तो इसके लूमेन जो है सो पतले हो गए ना, ये लूमेन देखो आप छोटे हो गए। और यहाँ ये स्मूथ मसल जो छोटी थी, ये पतला रह गया, ये क्या रह गया, थिन रह गया। तो लूमेन कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो, लूमेन कितना बड़ा हो गया, लूमेन बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये किस में हो रहा था, वेन के अंदर हो रहा था, और दिस वन इज एन आर्टरी। सो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइस, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सो यहाँ अपने पास जो भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, बाकी तो सब कुछ हो ही रखा। अब देखो आप क्या क्या हो गया, अब आपका क्या क्या रहता है यहाँ, बच क्या क्या गया है, अब तो ये देखना है, क्योंकि अपना 70 to 75% आई थिंक, क्योंकि मैं 70% ही बोलूँगा, क्योंकि एक ये मेजर पोर्सन है ना, इसमें थोड़ा सा कहानी अच्छी है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। दिस वन ये रह गया अपना वन, पीछे देखो कुछ भी नहीं छूटा, पीछे कुछ भी नहीं छूटा, पीछे कुछ भी नहीं छूटा गाइस, सब हो गया सब हो गया, सब हो गया। बहुत ही मैं शौक से पढ़ाता हूँ भाई, मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि यहाँ पढ़ा, कहीं से कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरी पढ़ाई भी आगे चल रही है। बट मुझे सच में मज़ा आता है पढ़ाने में, मेरा बहुत शौक था, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई सब्सक्राइब करने का दिक्कत ये मतलब ऐसा नहीं है, और इतने फॉलोअर्स हो जाए, इतने सब्सक्राइबर हो जाए, इतने लाइक्स हो जाए, कोई मतलब नहीं है मुझे बस बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना है, बहुत ही अच्छे से समझाना, बेस्ट, समझ रहे हो, वो अंदर से मज़ा आता है जब मैं अपना पूरा 100% लगा के समझाता हूँ। ठीक, सो हो गई अपनी सारी चीज़ें कवर, देख लो। अब हम इसको ना, इस एनसीईआरटी वाले पोर्शन को यहाँ ख़त्म कर देते हैं, इसमें हम दूसरा कुछ नहीं मिलाते, क्योंकि हमें पढ़ना है वो क्या हार्ट पढ़ना है ना, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये पढ़ना है, तो इसको हम फ्रेश एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये बाकी है, ये बाकी के बाद, ये बाकी के बाद फिर मैंने करेंगे ये वाला, फिर हम करेंगे ये वाला, फिर ये वाला करके हम फिर करेंगे ये, देखो ये हो गया है अपना, ये हो गया है ना, फिर अपना करेंगे हम कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला, फिर करेंगे ये वाला। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहीं से अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप समझ लो कि ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 90% चांसेस होते हैं आपके कहाँ से, डिजीज से आने का, एंड देन लास्ट में हम समरी भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये अब हम सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा देंगे, तब हम इस पे आएंगे अब। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, इसको कंप्लीट करके ही जाना यार, कोई यहाँ तक आ गया तो, कोई यहाँ तक आ गया तो चैप्टर कंप्लीट करके ही जाना। अगला चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला, हार्ट को हम लोग पूरे अच्छे से दिल धड़काएंगे, इसका किसका दिल टूटता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। आप कहें तो हम एक्सरसाइज भी करा दें, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना यार, मैं कराऊँ ना कराऊँ, दैट इज़ अप टू मी, बट यू मस्ट डू दिस, क्या ना,
आप लिखने की कोशिश करो। नीट वाले बच्चों को लगता है ना कि यार मैं बस एमसीक्यू करूँगा, नहीं, आप लिखोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा सब कुछ। जो आप कंफ्यूज होते हो ना ऑप्शंस के अंदर, आपको फिर ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद से लिखे रहोगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज लगाएं एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाएं, बहुत ज़रूरी होता है। खुद से लिखें आप। 10वीं तक कितना अच्छा आंसर लिखते थे। ठीक है, जो नीट वाले बच्चे होते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। कहाँ? 12th के बोर्ड में। तो ये सब नहीं करना यार, ये सब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो ओके गाइज, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे।